प्रतिदर्श गतिविधि कार्य हिंदी भाषा दशम श्रेणी के प्रथम भाग का आज हम लोग समाधान करेंगे। एक निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको निम्नलिखित कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखें, मतलब जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार लिखना है, अपने से इसमें कुछ ज्यादा लिखना है। जैसे देखिए प्रथम नंबर दिया हुआ है क, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए तो सबसे पहला है रैदास किस कार्य से संबंधित थे, मतलब रैदास का क्या कार्य था। देखिए रैदास का मेन जो कार्य था वो पैतृक कार्य चर्मकार, मतलब चमड़ा का काम करते थे, इसीलिए हम लोग ए नंबर दिया हुआ भी है। देखिए चर्मकार, बी नंबर स्वर्णकार, सी नंबर किसान और डी नंबर लोहार। तो इसमें किसमें टिक मारिएगा आप लोग, चर्मकार, क्योंकि उसका पैतृक व्यवसाय ही वो करते थे, जो हो गया चर्मकार। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि भगवान चंदन है तो रैदास है। देखिए यहाँ पे रैदास प्रभु को अपना स्वामी और स्वयं को सेवक बताया, इसलिए यहाँ पे कहा गया है वो जब प्रभु चंदन है तो वो क्या होंगे, वो पानी। तो देखिए ए नंबर है सील, लोहार, पानी कुछ नहीं, तो वो क्या बनना चाहते थे, स्वयं को पानी के रूप में, तो पानी लिख दीजिए। रैदास की मति है, देखिए रैदास की मति क्या, स्थिर है, ईश्वर में लगी हुई, चंचल, सामान्य, वो अपने आप को एक बच्चों के भांति चंचल बताया है, इसलिए आप लोग इसमें लिखिएगा उनका मति चंचल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ख, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। देखिए धूमकेतु से जुड़ा हुआ है, ये धूमकेतु आप लोग जब पढ़े होंगे उससे जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, मतलब कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये देखिए आंसर, देखिए कॉमेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कोमेते शब्द से हुई है, तो यहाँ पे कोमेत शब्द का हो जाएगा क्या, कोमेते। दूसरा है वराह मिहिर ने धूमकेतु के बारे में क्या लिखा है। वराह मिहिर ने जो लिखा है उसी बारे में लिखने के लिए कहा गया है, तो मैंने लिखा है वराह मिहिर एक बड़े ज्योतिष थे। तो देखिए वराह मिहिर जो थे वो एक बड़े ज्योतिष थे, जिन्होंने बृहद संहिता में ग्रंथ में केतु चार उसका अध्याय जो था उसमें विनाशक धूमकेतु के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वराह ने धूमकेतुओं के शुभ फलों का धूमकेतु के भी ज्यादा जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा दिया है कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता है, इसके बारे में दिया है। देखिए उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, तीखे ब्राहे कौन थे। तीखे ब्राहे यूरोप के महान ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या से वो जानकार रखते थे। नंबर 4, हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा। तो देखिए उसमें जब धूमकेतु आप लोग पढ़िएगा उसी समय लास्ट में दिया गया कि धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो मतलब कि भविष्य में कब दिखाई देगा। तो हेली का धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा, उन हेली का मानना है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मतरण से आप हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए ये 2022 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप लोग कार्य एक्टिविटी टास्क के साथ साथ इसे फाइनल के लिए भी तैयारी कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद सर्वदिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर दे। कवि का मानना है कि किसी भी आपदा विपदा किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े, मतलब कि वो चाहते हैं कि हम लोग अपना कार्य स्वयं करें, प्रभु ना करे। देखिए फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिए हम लोगों को भी आत्मतरण कविता से यही सीख लेना चाहिए कि ईश्वर पर विश्वास आस्था आदि रखना अच्छी बात है, किंतु हमें अपनी कर्म को ना भूले। अगर हम लोग कर्म अच्छा से करेंगे तो आज न कल उसका फल भी अच्छा ही होगा, तो अपने कर्म पर विश्वास ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने फिर पैराग्राफ चेंज किया है कि हम लोगों को पूजा पाठ केवल आत्म शांति के लिए करना चाहिए, ईश्वर का कृपा हम लोगों पर बना रहे, इसके लिए पूजा
करना तो अवश्य है, किंतु सर्वप्रथम हम लोगों को सही तरफ कर्म करना चाहिए। सकारात्मक कर्म ही सफलता की राह दिखाती है, क्योंकि ईश्वर केवल हमें राह दिखा सकते हैं, किंतु राह पर चलना हम लोगों को स्वयं ही होगा। तभी हम लोगों को जीवन में सफलता हो सकेंगे, हम लोग जीवन में सफल हो सकेंगे। देखिए इसमें कबीरनाथ से क्या प्रेरणा लेना चाहिए, तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए 3 नंबर में बोला गया है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप लोग मैंने जैसे लिखा है तो इस प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनके कहानी की विशेषता है कि इनके कहानी में सामाजिक वातावरण प्रधान होते हैं। चरित्र चित्रण में मानव विज्ञान पद्धति का निर्वाह किया जाता है। मुख्य संवेदना और प्रेम कर्तव्य की उदारता को लेकर है। संवाद लघु रोचक तथा नाटकीय। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। लहना सिंह के चरित्र की निम्न विशेषताएं थी। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं थे उसके बारे में मैंने आगे लिखा है। लहना सिंह बचपन में बहुत ही नटखट स्वभाव के बालक थे। देखिए वो जब भी दुकान पे जाते थे तो इधर उधर करते रहते थे, इसलिए वो नटखट प्रवृत्ति के थे। वह कभी भी शांत होकर नहीं रहते थे। ऐसे बच्चों का गुण ही है कि वो शांत होकर नहीं रहते हैं, वह हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते थे। कहानी में इस बात का पता तब चला जब वह दुकान जाते थे तो लहना सिंह को बाल्यावस्था में एक छोटी लड़की मिली थी। उन्हें बात करने का आदत था, इसलिए उन्होंने छोटी बालिका से कहा तेरी कुर्माई हो गई है। यहाँ पर उनके नटखटपन तथा भोलेपन का परिचय मिलता है कि उन्हें पता नहीं था कि छोटी कन्याओं का बाल विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय यह प्रचलन था तो वो पूछ लिए। लहना सिंह एक अच्छे मित्र भी थे। वह अपने मित्र के लिए जान की बाजी तक लगा देते थे। तो उनका चरित्र की विशेषता था कि वो मित्रों के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो दूसरा देखते हैं, लहना सिंह चरित्र की प्रमुख विशेषता था कि वह अपने कर्तव्य को निभाते थे। जब युवावस्था में सैनिक था तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए पहले अपने सैनिक के जान के बारे में सोचा और उन लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लहना सिंह बाल्यावस्था में नटखट थे, तो वहीं युवावस्था में अपने मित्र एवं कर्तव्य का पालन भी भली भांति किया है। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि लहना सिंह एक अच्छे व्यक्ति थे। तो इस प्रकार लिखने से ही होगा। हो सके तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखा हुआ नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। देखिए मार्मिकता मतलब होता है कि उसमें किस प्रकार की वेदना थी, उस वेदना के बारे में लिखना है कि वह बच्चा जैनको जो था उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, कैसा हुआ था, उसके बारे में लिखना है। तो हम लोगों ने इस प्रकार लिखा है। नन्हा संगीतकार का लेखक हेनरी सैंकविच जी थे। जी हाँ, सैंकविच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। उनकी रचना में अक्सर जीवन को वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। जैन बचपन से ही भले ही कमज़ोर होता है, किंतु संगीत से उसे बहुत प्रेम होता है। वह हर चीज़ के आवाज़ में अपने आप को भूल कर संगीत की दुनिया में खो जाता है। उसकी इस चाहत में ही उसकी जान ले लिया। देखिए जब उसी के चाहत में वो चाहता था कि संगीत सुने, वायलिन को छू पाए, स्पर्श कर पाए, जिसके कारण उसको जान से हाथ गंवाना पड़ा था। तो देखिए उसके आगे मैंने लिखा है, नन्हा संगीतकार एक ऐसा रचना है जिसमें बालक की इच्छा को खूब सुंदर ढंग से उद्घाटित किया है। बालक केवल संगीत सुनने के लिए रात भर कड़ाके ठंड में बार के सामने बैठा रहता था। बालक एक शरीर के स्थिति के समान ही उसका वायलिन भी था। अच्छे वायलिन को स्पर्श करने के लोभ ने उसका जीवन की आहुति ही ले लिया। केवल यही इच्छा ना थी कि वह स्पर्श कर तार को छूने के बाद कैसा आवाज़ निकलता है, यह चाहती हूँ उसे चोर बनाकर अदालत तक
गया। न्यायाधीश इसे देख चकित रह गया कि इस नन्हे सी जान को क्या सजा दी जाए, किंतु सजा सुना दिया। न्यायाधीश की सजा उसकी जान ही ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाकर के इसे डंडा लगा दिया जाए। वो समझा नहीं और ज़्यादा उसको ही डंडा लगा दिया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। नन्हा संगीतकार अपने भावी प्रतिभाओं की उपेक्षा के उपार्जित ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि हम क्यों अपनी प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना, यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करें। समय समय पर उनकी सराहना करना कितना आवश्यक है, यह नन्हा संगीतकार के माध्यम से समझा जा सकता है। यही मार्मिकता है कि बच्चों के बातों को समझें और उसकी ओर ध्यान दें, वो क्या चाहता है, नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दीपदान एकांकी का इसमें क्या उद्देश्य है उसको स्पष्ट करना है, तो मैंने इस प्रकार लिखा है। दीपदान एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार का भावना प्रमुख है। इनकी रचना दीपदान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। एकांकी इस रचना में राष्ट्रीयता की झलक बहुत ही सुंदर ढंग से उभर कर आया है। कुछ राजमहल में काम ही नहीं करते, उसे अपना मातृभूमि मानकर उसकी सेवा करते हैं। ढाई माँ केवल एक सेविका मात्र ही नहीं, सच्ची देशभक्त भी थी, जो अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए जान को दांव पर भी लगाने के लिए तैयार रहती थी। इतना ही नहीं, एक माँ के लिए सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है, जिसके लिए वह किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहती है, किंतु राष्ट्रता के लिए अपने पुत्र तक की आहुति दे दी। ऐसी थी ढाई माँ। इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त। इसी प्रकार मैंने नीचे लिख दिया है, देखिए आप लोग भी इसे देख करके इसी प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, नायिका तीसरी कसम की जो उसमें दो पात्र होते हैं, हीरामल और हीराबाई। हीराबाई का यहाँ पे चरित्र चित्रण लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। मैं भूमिका के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके पश्चात मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया है, तो आप लोग भी लिख दीजिएगा। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की ग्रामीण इलाके की है। इस कहानी में ग्रामीण इलाके के बारे में वर्णन किया गया है, वहाँ का रहन सहन, सामाजिक तौर तरीके का वर्णन किया गया है। इस कहानी का केंद्र बिंदु हीराबाई तथा हीरामन है। दोनों के आसपास ही कहानी घूमती रहती है, इन्हीं दोनों के आसपास रहती है। तो देखिए आगे मैं बता दे रहा हूँ। हीराबाई एक नाटक में काम करने वाली है। हीराबाई का स्वभाव बहुत ही सरल है। वह हीरामन से जल्दी ही घुल मिल गई, क्योंकि उसका स्वभाव सरल था। वह जब गाड़ी के साथ जा रही थी उसी समय उसका दोस्ती हो गया था। इस प्रकार आप लोग लिखते चलिएगा तो हो जाएगा। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद करें। देखिए, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। इंग्लिश को हिंदी में अनुवादित करना है तो उसे मैंने किया है। देखिए, मनुष्य तथा वृक्ष का संबंध उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास। वे अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। ये थके राही को ठंडा छाया प्रदान करती है। चिड़िया इस पर अपना घोंसला बनाती है। वर्षा लाने तथा मौसम परिवर्तन में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को बांधकर यह भूक्षरण को भी रोकती है। इतना लिखना ही पर्याप्त है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
तो पहला है कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम और विभक्ति चिन्ह। देखिए इसमें कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद आप कारक का नाम लिख दीजिएगा और विभक्ति चिन्ह जो होता है लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, और देखिए अपादान में ये है कि से कारण और अपादान दोनों में होता है। से यहाँ अपादान में क्या होता है, कोई भी वस्तु अलग होता है, इसीलिए से का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अधिकरण में पर संबंध, का के की ना ने नी रे, ये इतना दे सकते हैं। और संबोधन में जो हम लोग पुकारते हैं ओ अरे हे अजी। देखिए क नंबर का हो गया कंप्लीट। तो दूसरा 8 का ख, समाज से क्या समझते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए समाज से क्या समझते हैं तो उसके बारे में मैंने लिख दिया है। समाज के नियमों से निर्मित शब्द सामाजिक शब्द कहलाता है, इसे समपद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह परस्पर लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। उसके बारे बाद मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया है, तो आप लोग भी इसी प्रकार अंतर स्पष्ट कर दिया। देखिए ये प्रति दर्श गतिविधि कार्य हिंदी भाषा दशम श्रेणी के प्रथम भागों का समाधान कर लिया। दूसरे भागों का समाधान अगले वीडियो में करेंगे।